चलिए, आज का यह वीडियो क्लास 10 के उन छात्रों के लिए है जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ये मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी कि जो सरकारी, जो इसे कहते हैं मॉडल पेपर, वो सरकारी मॉडल पेपर है जो कि नेट से डाउनलोड किया गया है और यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं। ये 6 तारीख को ही अपलोड कर दिया गया है मॉडल पेपर। आज हम इसका सोल्यूशन आप लोगों को कराने वाले हैं और साइंस का, ये साइंस का मॉडल पेपर होने वाला है। तो सब लोग जिसका भी जो भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं 2025 का है, क्लास 10 का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको याद करके जाने हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें 5 सेट है, आपको 5 सेट मिलेगा और अभी हम आज पहला सेट कराने वाले हैं। 5 सेट इसमें होंगे और अभी हम पहला सेट कराएंगे और उसके पूरे 80 के 80 क्वेश्चन कराएंगे और 80 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 40 ही मेन एग्जाम में जाके टिक करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने पहला सेट यहाँ पे ओपन हो चुका है कि विज्ञान का ये पहला सेट है और इस सेट को हम आपको कराने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। इस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। मतलब कि जब कोई प्रकाश आ रहा है, उसके सामने कुछ अगर वस्तु आ जाएगी तो उसके विपरीत दिशा में उसकी छाया बनेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया। साइज थोड़ा सा कम करने दीजिए। और इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छाया। छाया दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रधान छाया और दूसरा होता है उपछाया। आपको एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, आपको बस सिर्फ वीडियो देख के अपना रिवाइज करके जाना है एग्जाम देने। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कई एक बार पूछ चुका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सब कुछ नहीं होता है, मतलब समतल दर्पण में समतल दर्पण की सीधे फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण के सामने जितने मतलब लंबा वस्तु रहेगा उसका उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा, यानी सेम साइज का। ठीक, आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा में है कि 1 मीटर, ये देखिएगा 1 मीटर दिया है, ये प्लस में है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको एक प्लस माना जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, और आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में ही है। आपको इस लेंस से समझना है कि ये प्लस है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है कि क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस की पहले तो आपको याद रखना है क्षमता धनात्मक होती है और जब इसकी फोकस दूरी एक है तो क्षमता भी एक ही होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि एक डायऑप्टर आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि कहेगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो हो जाएगा डायऑप्टर, यानी कि इसे डी से लिखा जाता है। आगे है 4 नंबर में कि, एक सेकेंड साइज को, 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि जो ये पहला है ये अगर अभिसारी रहता तब ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है अपसारी, तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, फैलाएगा तो अपसारी कहलाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। पांचवा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, तो अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा पांचवा का सही। छठवें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, यानी यहाँ पे साफ साफ पूछा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और हीरे का अपवर्तनांक पूछता भी है कि कितना होता है, तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। इसको आप लोगों को 7वां क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। आगे है 8 नंबर में कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, तो कभी कभी आभासी तो कभी कभी वास्तविक बनाता है, यानी कि पूछ रहा है एक अभिसारी लेंस, और आपके मन में चलना चाहिए एक अभिसारी लेंस होता कौन है, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 8वां का सही आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसको अच्छे से समझना है। 8 का हो जाएगा सी। आगे है 9 नंबर में कि आकाश का नीला रंग, एक सेकंड वेट कीजिएगा।
हाँ, यहाँ पे आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? मतलब कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। हमने 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको लिखवाया है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। मतलब प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन होते हैं? तो लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है। आरबीजी करके हमने लिखवाया था कि प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो इसमें से सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर में कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? मतलब कि हमारे आंख में कहाँ पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सबसे अधिक होती है? तो रेटिना में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेटिना। ये पीछे आप लोगो ये देख सकते हैं, बिहार सरकार का है, जो कि बिहार बोर्ड का होता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये एकदम इंटरनेट वाला ही मॉडल पेपर है, आपको बस इसको याद करके जाना है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन में कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हमने बताया था कि जब रोग 2 अक्षर का है तो इसका उपचार 3 अक्षर वाला होगा, यानी कि उत्तल लेंस। अगर रोग 3 अक्षर का होता है, जैसे कि निकट होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट में नी क अट 3 अक्षर का होता है, तो उसका आंसर हो जाता है अवतल। लेकिन दूर है, यानी कि दू आ र, तो 2 अक्षर का रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अक्षर वाला, यानी कि उत्तल लेंस। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे है 13 नंबर में कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड। ये दृष्टि का भी और कान का भी, दोनों का 1/16 सेकंड होता है, इसको याद रखना है। आगे है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? यानी कि वाट बराबर क्या होता है? तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 15 नंबर में कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट या बीओटी यानी कि वोट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 यूनिट के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सी ऑप्शन सी, ध्यान से इसका 15 का ऑप्शन नंबर सी 1 यूनिट सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर में कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, एकदम बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे, और इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आगे है 17 नंबर में कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर ये होता है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हटा रहे हैं, दिखेगा। 18 नंबर में है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो सबको पता है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम था। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल ने ही दिया था, यानी कि आपको 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 18 का ए हो जाएगा सही। उसके बाद वहीं से पूछ दे कि आइंस्टीन का नियम क्या था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का नियम था। ई बराबर एम सी स्क्वायर। और पूछते फ्लेमिंग ने क्या दिया था? तो फ्लेमिंग ने बायां हाथ का नियम दिया था, यानी फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम था। और ऑस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रयोग किया था, ऑस्टेड ने। यहाँ पर लेकिन पूछा है कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम, तो मैक्सवेल इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे है 19 में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी कि जब फ्यूज गर्म होता है तो वो टूट जाता है, यानी कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 तो हो गया। 20 नंबर में कि 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है, यानी कि 1 MA बराबर होता है, यानी इसका मान कितना होता है? तो इसका मान आपको याद रखना है, इसका मान हो जाता है 10⁻⁶ एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा एकदम सही। आगे है 21, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि अगर हमको प्रतिरोध अधिक प्राप्त करना है तो उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमें अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, वहीं पार्श्व क्रम में हमें अधिक से कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर अधिक हमको मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। आगे है 22 नंबर में कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। आगे चलेंगे 23। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस गर्म गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसके आने की संभावना अधिक है। अब पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, उसका फॉर्मूला होता है सीओ, जो कि मोटर गाड़ी से निकलता है धुएं के रूप में। आगे है 24 नंबर में कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है?
मतलब कि जो जो ऑप्शन दिया गया है इनमें जीवाश्म ईंधन कौन है, तो जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि सभी जीवाश्म से ही प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर। आगे है 25 में कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब साफ साफ पूछ रहा है कि सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कैसे होता है, मतलब कि किसके कारण होता है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन उसमें रिएक्शन करके ऊर्जा बनाता है। वहीं आप सोचिएगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो जो परमाणु बम ब्लास्ट होता है ना, उसमें नाभिकीय विखंडन ही होता है, क्योंकि उसमें टूटते जाता है, और जो सूर्य से एनर्जी मिलता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा मिलता है। और नाभिकीय विखंडन याद रखना है कि बम बम में इसका यूज किया जाता है। आगे है 26 नंबर की टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, मतलब टिहरी बांध जो बनाया गया है इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इनमें से सभी इसका उद्देश्य था, यानी कि भूमि की सिंचाई भी करना था, बिजली उत्पन्न करना भी इसका उद्देश्य था, और जल की आपूर्ति करना भी इसका एक उद्देश्य था। आगे है 27 नंबर में कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना आप लोग सब लोग खेले होंगे, उसमें सूखा सेल होता है, उसमें सूखा सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 है कि जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर, फिर से इसको पढ़िएगा 28 नंबर की, जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो गैस इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 28 का सी। 29 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीचे जो ये रिएक्शन दिया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसके संबंध में आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इज बेइंग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जब कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन में कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या कोई भी अम्ल हो, अम्ल धातु यानी जस्ता एक धातु ही है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, ये अम्ल का परिभाषा ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन याद रखिएगा कि अम्ल जल से जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। आगे है 31 नंबर में कि निम्न में से कौन, निम्नलिखित में कौन चूना जल को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना जल को दूधिया कर देता है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, कौन बुझा हुआ चूना है, तो CaOH का होल टू है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है, 32 का ऑप्शन नंबर सी। 33 है दंत मंजन प्राय होता है, तो दंत मंजन सबको पता है, दंत मंजन क्षारीय होता है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 33 का सी। आगे है 34 नंबर में कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो ये सबको पता होगा कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। 35 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है जस्ता का अयस्क है, मतलब इन चारों में से जस्ता का अयस्क कौन सा है, तो जस्ता का अयस्क आपको हो जाएगा जिंक ब्लेड। वहीं पूछ दे ये याद रखिएगा कि जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। पूछ दे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का। वहीं पूछ दे सोडियम सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, तो सोडियम यानी Na का ये एक अयस्क है। सीने बार पूछ दे तो सीने बार पारा का एक अयस्क होता है, यानी कि इसमें से आपको चारों को याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। आगे है 37 नंबर में कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है, मतलब वो कौन सी ऐसी धातु है सिर्फ जो अम्ल राज्य में घुलता है, तो ए सोना, सोना और चांदी भी होता है, तो चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो सोना को ही हम लोग टिक करेंगे, यानी कि ए इसका हो जाएगा सही। आगे है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, 38, 38 यहीं पे है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, जिसमें धातु लगा रहेगा उसका यौगिक आयनिक होगा, तो ये आयनिक होगा, ये भी आयनिक होगा, ये भी आयनिक होगा, लेकिन ये वाला आयनिक यौगिक नहीं है, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, 38 का ए आपको टिक कर लेना है। एक चीज और याद रखना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। इसके बाद चलिए 39 नंबर पे, 39 में है कि हीलियम गैस है, मतलब हीलियम कैसा गैस है, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, अक्रिय यानी नॉन रिएक्टिव है, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और 39 का हो जाएगा बी। एक चीज और याद रखना है कि हीलियम अपने अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, और हाइड्रोजन भी एक, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो वो एक ही रख सकता है, बाकी जितने तत्व हैं उनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु हाइड्रोजन और हीलियम को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता रहती है। ठीक, ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
40 में है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब जो धरती पर मौजूद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो वो हो जाएगा हीरा। 40 का ऑप्शन नंबर डी हीरा, यानी कि हीरा हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है 41 में कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि C6H6 बेंजीन का अणु सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। आगे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है 42 नंबर में कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनते हैं, मतलब दो ठो हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध बनता है, तो एकल बंध। हाइड्रोजन के बीच में एकल बॉन्ड बनता है, इसको याद रखना है, 42 का सी। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन में कि चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हो जाएगा 44 नंबर की चीनी का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र पूछा है, आपसे ग्लूकोज का भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि चीनी का सूत्र होता है C12H22, और अगर वही ग्लूकोज का पूछ देता है तो वो हो जाता है C6H12O6। ग्लूकोज का पूछता है तो C6H12O6, यहाँ से फिर से ग्लूकोज का पूछता है तो C6H12O6, लेकिन अगर पूछ दे आपको कि चीनी का क्या है तो C12H22O11। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से हो जाएगा C2H2, C2H2 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे है 46 में कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी, मेंडलीव जो थे उन्होंने अपनी, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही अपनाया था, लेकिन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में हरदम पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बनाई गई है, तो वो परमाणु संख्या के आधार पे बनाई गई है। इससे पहले जितने भी आवर्त सारणी बना है वो सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बना है, जो कि ये मेंडलीव वाला भी है, लेकिन बाकी जो अभी जो नया नया हम लोग जो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। आगे है 47 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, मतलब इनमें से कौन क्षार धातु नहीं है, तो आरबी जो है रुबेडियम में क्षार धातु नहीं है, यानी कि इसका आपको 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, सी 47 का सही हो जाएगा सी यहाँ पे आरबी। आगे है 48 में कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, हाइड्रोजन समूह का सदस्य पूछा है तो आपको याद रखना है ब्रोमीन हाइड्रोजन समूह का सदस्य होता है। ठीक, आगे है 49 नंबर क्वेश्चन में कि 49 यहाँ पे आगे खसक गया है, जिंक की परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या आप लोग को 20 25 30 तक तो आराम से याद रखना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम में बन सकेंगे। ये पूछा है जिंक की परमाणु संख्या, तो जिंक हो जाएगा आपको 30 आंसर। आगे है 50 में कि 50 यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक निम्नलिखित में कौन होगा, यानी किससे विद्युत नहीं जा पाती है, तो ये तो सबको पता होगा कि जो अधातु होगा उसी से विद्युत नहीं क्रॉस कर पाएगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी धातु से तो करंट आर पार हो जाता है, मिश्र धातु में भी कुछ हद तक करंट चला जाता है, लेकिन अधातु में करंट नहीं जाता है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है 51 नंबर में कि राजस्थान के किस नाम से चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दे दी, मतलब अपना जान दे दिया था किसके संबंध में, तो खेजरी के संबंध में, खेजरी। इसका आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन लगभग साइंस में ना ही पूछना चाहिए था, ये एसएसटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है खेजरी। आगे है 52 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब पर्यावरण में संतुलन किसके कारण बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी ऑप्शन में बढ़ती मानव जनसंख्या, मानव की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ गया है। ठीक, आगे है 53 नंबर में कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब इनमें से बताना है, आप अपने से नहीं सोच सकते हैं, इनमें से क्या अच्छा तरीका हो सकता है, तो वस्तु पुनर्चालन ये एकदम सही है, वस्तु का पुनरुपयोग ये भी सही है, वस्तु के उपयोग में कमी, मतलब कुछ वस्तु को कमी कर देंगे तो भी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हमको करना चाहिए, यानी 53 का हो जाएगा डी। आगे है 54 में कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में आपको उपयोग होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, इसका उपयोग होता है आपको सौर सेल में। ठीक, आगे है 55 नंबर में कि निम्न में से कौन मुख्यतः
बायोगैस है, यानी कि इसमें पूछ दिया है कि बायोगैस कौन है, तो CH4 जो है बायोगैस है। आगे है 56 नंबर, कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत, मनुष्य के जो दांत होती है सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो इनामेल। ये तो सबको याद रखना पड़ेगा कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, इनामेल। आगे है 57 कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है अमाशय, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आगे है 58 में कि निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन में सहायक होता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। आगे क्वेश्चन है आपको 61 नंबर में कि हरे पौधे, हरे पौधे रात्रि, इससे पहले 60 अभी नहीं हुआ, 60 देखिए कि पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन जो होता है वो तना के द्वारा भी हल्का हल्का होता है, पत्तियों से भी होता है और जड़ से भी होता है। यानी इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखते हुए हमें इसमें टिक लगाना पड़ेगा, इनमें से सभी, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सही। 61 नंबर में है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, यानी कि हरे पौधे रात में क्या छोड़ते हैं, तो दिन में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, परंतु यही प्रक्रिया रात में उल्टी हो जाती है, रात में उन लोग भी ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। परंतु कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। उनमें से नीम आपको प्रमुख पेड़ मिल जाएगा। आगे है 62 नंबर, यहाँ पे है कि 62 देखिएगा कि किण्वन के फल स्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो किण्वन के द्वारा आपको 2 एटीपी का निर्माण होता है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही पूछेगा कि ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा 38, लेकिन ये किण्वन के द्वारा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है 63 नंबर में कि सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है, डायस्टोलिक पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है कि डायस्टोलिक पूछा है, तो डायस्टोलिक आपको हो जाएगा 80 mmHg, 80 mmHg, जबकि इसका पूरा होता है 120/80 mmHg। रक्त का जो पूछे अगर कोई तो उसका सही आंसर होता है 120/80 mmHg, परंतु यहाँ पे पूछा है डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक 80 mmHg ही होता है। तो आगे चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 64 में पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों द्वारा होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है, यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 में है कि अस्थि क्या है, अस्थि आखिर क्या है, तो अस्थि जो है एक पदार्थ है, अस्थि को पदार्थ के रूप में रखा गया है, कोशिका नहीं कर सकते हैं, उत्तक नहीं कर सकते हैं, तो अस्थि हमारा एक पदार्थ है। आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पादप में अपशिष्ट संचयन होता है, पादप में अपशिष्ट का संचयन मतलब कि कैसे होता है, कहाँ होता है, तो ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पादप पूछा है, याद रखना है, मनुष्य में नहीं कर रहा है, पादप में, तो पादप में हो जाएगा, छाल में भी होता है, पत्ती में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है 67, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन में कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से हो जाएंगे सभी। आपको इसको याद रखना है कि टैनिन भी पौधों से निकलता है, गोंद भी पौधों से निकलता है और रेजिन तो सबको पता ही है, इसलिए 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें एकदम सही, 68 का डी। आगे है 69 नंबर में कि स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, मतलब कि दिमाग का कौन सा वो भाग है जो कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम इसका हो जाएगा 69 का सही आंसर। आगे है 70 में कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, मतलब जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। देखिए इसमें जड़ का कह रहा है, जड़ जमीन के नीचे जाता है, तो जमीन के नीचे गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। और वहीं अगर पानी की ओर देखिए, कोई कोई शाखा पानी की ओर झुकता है तो उसे कहेंगे जलानुवर्तन। ठीक, ये सब 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, 10th में ये नहीं है, लेकिन दे दिया है तो आपको इसको पढ़ लेना है। आगे 71 में है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से आखिर स्रावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 नंबर की, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृष्ण द्वारा, वृष्ण द्वारा, यानी 71 का ऑप्शन नंबर ए।
आगे है 72 नंबर क्वेश्चन में कि स्वपरागण, 72 यहाँ पे है कि स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है। तो स्वपरागण आपको होता है एक लिंगी पौधों में, एक लिंगी पौधों में ही स्वपरागण होता है। अगर द्विलिंगी रहेगा तो उसमें वो पर परागण की क्रिया होने लगेगी, लेकिन स्वपरागण एक लिंगी पौधों में होता है, यानी 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे है 73 नंबर में, 73 में है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम में भ्रूण विकसित होता है। आगे है 74 नंबर, इस सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना है और याद करके ही परीक्षा में जाना है। 74 में एक निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। सिर्फ केवल पुरुष जननांग, यानी कि सिर्फ पुरुष जननांग में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका पाया जाता है। तो शुक्रवाहिका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 74 का डी। आगे है 75 में, अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का पिता, देखिए एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी इसमें दिया है। तो अनुवांशिकता का पिता कौन है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, ग्रेगरी जॉन मेंडल इसके सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि 75 के बी। आगे है 76 में, 76 यहाँ से है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। यानी जो मेंडल थे किस देश में ईसाइयों के पादरी थे, तो ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया याद रखना है, ऑस्ट्रिया। आगे है 77 कि इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। मतलब कि किनको सबसे ऊपर रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंश। वंश को हम वर्गीकरण में सबसे ऊपर रखते हैं कि किस वंश का ये है, यानी कि 77 का ए हो जाएगा एकदम सही। 78 नंबर में है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, मतलब कि इनमें से कौन जो है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जीवाणु और कवक दोनों इसमें सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। 78 का डी। आगे चलेंगे 79 मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो अब बताइए, इससे अब आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है कि मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाएगा। तो इसमें भी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं, यानी कि दोनों चीज खा लेते हैं मांसाहारी जीव। यानी 79 का ऑप्शन नंबर डी, 79 का डी याद रखना है कि डी होगा, ए बी दोनों। आगे है 80 में कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा। इसका हो जाएगा 10% एकदम आंसर, यानी 80 का ऑप्शन नंबर सी एकदम आंसर। बाकी सब ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आंसर है। यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आंसर अपना मिला सकते हैं। यहाँ से अच्छे से आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेट में, दूसरे सेट में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।